बच्चों कैसे हो आप सब। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की बुक गणित में पहली प्रश्नावली करेंगे। जी हाँ, आपकी पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं को जानेंगे, लेकिन वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या कौन सी होती है। आपने कक्षा 7 8 में संख्या ही पढ़ी होगी। जी हाँ, सबसे पहले हम संख्या जाने तो कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, आपकी ये पहली प्रश्नावली में अच्छे से करवा दूंगा। तो संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम संख्या रेखा देखेंगे। जी हाँ, क्या देखेंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, यहाँ पर बीच में जीरो होता है। जीरो के दाईं तरफ क्या होता है, दाईं इस तरफ दाईं तरफ, और जीरो के बाईं तरफ। जीरो की दाईं तरफ की संख्या होती है आपकी क्या होती है, प्लस धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। इस तरह ये अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है, अनंत तक धनात्मक। और जीरो की बाईं तरफ की संख्या आपकी होती है ऋणात्मक। जी हाँ, जीरो की बाईं तरफ की संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक। और इस तरह ये अनंत तक माइनस ऋणात्मक चलती है। ये बीच में आपका जीरो जीरो नया तो ऋणात्मक, नया ही धनात्मक। तो जीरो की दाईं तरफ की संख्या क्या कहलाएगी, धनात्मक। और जीरो की बाईं तरफ की संख्या क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। ये आपकी संख्या रेखा है। संख्याओं सबसे पहले हम संख्या पढ़ेंगे आपकी प्राकृत संख्या। जी हाँ, प्राकृत संख्या। उसके बाद प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं प्लस एक से शुरू होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है। यानी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो संख्या प्लस एक से शुरू होती है, प्लस एक से शुरू होती है और धनात्मक धनात्मक अनंत की ओर चलती है। उससे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यानी जो प्लस एक से शुरू होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या। जी हाँ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी ये बताओ। पूर्ण संख्या वो होगी जो जीरो से स्टार्ट होती है। जी हाँ, जो जीरो से स्टार्ट होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है उन संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी जो जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक अंत की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं, वो से चलती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से शुरू होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है, वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। और प्राकृत संख्या जो प्लस से एक से शुरू होती है, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और जो जीरो से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। जी हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या आपकी जीरो से। इस तरह प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। इस तरह हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हमने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, इसके पश्चात आती है आपकी पूर्णांक। जी हाँ, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्या को आपको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है, माइनस अनंत की ओर से शुरू होती है और प्लस धनात्मक की ओर चलती है। ये सभी संख्या, इनके बीच में जो भी संख्या आएगी वो सब पूर्णांक संख्या होगी। इस तरह हम कह सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या हो सकती है। क्या सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या होगी। क्योंकि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या आपकी +1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या आपकी +0 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है, वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 4 एक क्या भाज्य संख्या है? क्या 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 4 स्वयं की, 4 खुद का भी जाता है। इसके अलावा किसका जाता है 4 में? इन दोनों के अलावा किसका भाग जाता है? सोचो, 2 का भी जाता है ना। इस तरह जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। यानी जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी पूरा भाग जाता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जी हाँ, जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। क्योंकि 4 में 1, 4, 2 दोनों का भाग जाते हैं। 8 में 1 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 8। यानी जिस संख्या में 2 संख्या से अधिक किसी अन्य संख्या भाग जाता है वो संख्या क्या होगी? भाज्य। अब भाज्य, इसके ऊपर दूसरी संख्या आती है आपकी अभाज्य संख्या। क्या होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वो संख्या कहलाएगी अभाज्य। जैसे 2 क्या भाज्य है? 2 भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 में एक और स्वयं 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 2 आपकी क्या होगी? अभाज्य संख्या। इसी तरह 3 भी क्या होगी? अभाज्य, क्योंकि 3 में एक या स्वयं 3 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इस तरह क्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह संख्या क्या होगी? अभाज्य कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, ये 7, ये सारी क्या कहलाएगी? अभाज्य, क्योंकि इसमें एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इस तरह हमने कितनी संख्या पढ़ ली आज? 5 संख्या पढ़ ली। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक बार आप इस रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होगी? जो +1 से शुरू होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है वो संख्या होगी प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है वो पूर्ण संख्या होगी। और पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत, पूर्ण या ऋणात्मक धनात्मक संख्या क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमने क्या पढ़े? सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। अब भाज्य संख्या, जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या में भाग जाता है वो संख्या कहलाएगी भाज्य। जैसे 4, 8, 10। और अभाज्य संख्या, जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वो क्या होगी? अभाज्य। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब आपकी अभाज्य होगी। अब देखते हैं हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सोचो। भाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है वो संख्या भाज्य होगी। तो ऐसे संख्या बताओ। 2 तो नहीं हो सकती क्योंकि 2 तो अभाज्य है। 3 भी नहीं हो सकती, 3 की भी अभाज्य होगी। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। जी हाँ, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब एक नोट लगा कर लिखो, इस बात को पूर्ण
तो ध्यान रखना, एक न तो भाज्य होगी न अभाज्य, एक न तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली संज्ञा परिमेय और अपरिमेय। अब अगली संज्ञा पढ़ेंगे परिमेय। परिमेय संख्या क्या कौन सी होती है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, मतलब 7th-8th क्लास में। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 2/3, 5/4, 6/3, ये सब संख्या क्या होगी आपकी? परिमेय। क्योंकि जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते वो संख्या क्या होगी? परिमेय। अपरिमेय एक दूसरी आती है, दूसरी विपरीत, अपरिमेय। अपरिमेय क्या होगी? इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, यानी जिन संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय। जैसे जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते वो अपरिमेय संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे रूट की जितनी भी संख्या होगी, यानी √2, √3, ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जितनी भी अभाज्य संख्या उनके रूट क्या होगा? अपरिमेय कहलाएगी। जैसे 7 क्या होगी? अभाज्य है, तो इसका रूट करते ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकती। इस तरह हमने कौन कौन संख्या पढ़ी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसके बाद हमने परिमेय संख्या पढ़ ली और अपरिमेय संख्या पढ़ ली। परिमेय संख्या जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होगी, और अपरिमेय जिन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपकी बारी आती है वास्तविक संख्या। जी हाँ, आपके मैथ का पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या। यही आपका पहली प्रश्नावली है, वास्तविक संख्या क्या होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही, यानी उनका समूह क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। इस तरह वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है वास्तविक संख्या के? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो होगी आपकी परिमेय, दूसरी होगी आपकी अपरिमेय। ये होगी आपकी वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या आपकी इस प्रश्नावली आती है एलसीएम और एचसीएफ, उनके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे करते हैं वो बताने हैं। अब आती है आपको एलसीएम। पहले आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समाप्रत्यय। एलसीएम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम वह छोटी संख्या जिसमें अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या होगी? लघुत्तम समाप्रत्यय, यानी एलसीएम। यानी एलसीएम होगी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई हुई अन्य संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, वो होगी एलसीएम। जैसे 2
4 5, इनका एलसीएम क्या होगा? वह छोटी छोटी संख्या बताए। 20, क्या 20 में इन तीनों दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए? 2 का भाग 20 में चला जाता है कितनी बार? 10 बार। 4 का भाग 20 में चला जाए कितनी बार? 5 बार। 5 का भाग 20 में कितनी बार चला जाएगा? जी हाँ, 4 बार। इस तरह 2 4 5 का भाग 20 में पूरा पूरा चला जाए। इस तरह 2 4 5 का एलसीएम क्या होगी? 20। 20 वह छोटी छोटी संख्या है जो 2 4 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्योंकि 20 से छोटी संख्या कोई और अन्य संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। इस तरह एलसीएम क्या होगी? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित होता है। परिभाषा आप लिख सकते हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम बताओ। 6 नहीं हो सकता। 3 6 का एलसीएम 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए और 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। इस तरह 3 और 6 का एलसीएम क्या हुआ? 6। अब एलसीएम को ज्ञात कैसे करते हैं वो बताते हैं हम। यानी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 4 6 8 10। अब इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करना है इसको। कैसे? अब हमें वह छोटी छोटी अभाज्य संख्या ढूंढनी है। कौन सी? वह छोटी छोटी अभाज्य संख्या देखनी है जिसमें इन चारों में से किसी एक संख्या में भाग चला जाए। वह कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्या 2 का भाग इन चारों में दी गई संख्या किसी एक संख्या भाग चला जाए? जाता है ना, 4 में जाता है ना 2 का भाग। कितनी बार? 2 बार जाएगा। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। वेरी गुड। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या वापस 2 का भाग इन चारों संख्या में किसी एक संख्या भाग जाता है? जी हाँ, 2 में और 4 में भाग जाता है, तो वापस 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्या 3 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 3 का 3 वापस लिख दो। क्या 2 का भाग 4 में जाएगा? कितनी बार? 2 बार। क्या 2 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो 5 का 5 लिख दो। क्या वापस 2 का भाग किसी अन्य संख्या भाग जाता है इन चारों में से? जी हाँ, 2 में जाता है ना, तो वापस 2 का भाग देंगे। 1 में नहीं जाता है तो 1 3 में नहीं जाता है, 2 में 2 का भाग 1 बार। 5 में नहीं जा रहा है। क्या वापस 2 का भाग इन चार संख्याओं में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 से अगली अभाज्य संख्या 3। क्या 3 का भाग जाता है इन चारों संख्या में से? जी हाँ, 3 में जाता है, तो 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, 3 का भाग 3 में 1 बार। 1 का 1। 5 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 5 का 5। अब क्या वापस 3 का भाग किस इन चारों संख्या में से किसी एक संख्या भाग जा रहा है? 3 का नहीं, तो 3 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सोचो। 4 तो अभाज्य संख्या है, तो अगली बताओ 5। जी हाँ, 5 अभाज्य संख्या है। 5। अब 1 का 1 लिख दो। 5 का भाग 5 में 1 बार। इस तरह ये पूरी तरह विभाजित होगी। यहाँ तक हल करना है। अब ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गई। क्या आ गई? ये इन संख्याओं क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इनको आपको क्या करना? आप श्रेणी में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको हल कर लो। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 गुणा 5, 24 पंजू 120। ये इसका आंसर हो जाए, यानी 4 6 8 4 6 8 10 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 120 होगा। क्या समझ गए? एलसीएम ज्ञात करना आप समझ गए? एक और निकालते हैं ना, एक और निकालते हैं। 3 6 8
12। इन चारों संख्या का एलसीएम आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। 3 6 8 12, ऐसे ही जैसे मैंने पिछली बार करा है ना वैसे ही करना है एलसीएम। इनको एक साथ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम करो। चलो मैं बता देता हूँ इस बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। कौन सी होती है, 2। क्या 2 का भाग इन चारों में से एक संख्या भाग जाए, जी हाँ। 6 में भी जाता है, 8 में जाता है, 12 में जाता है, लेकिन 3 में नहीं जाता। तो हमें एक संख्या ढूंढनी है, तो 2 का भाग देना। 3 में नहीं जाता है, 3 का 3। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, जी हाँ 4 बार। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। कि वापस 2 का भाग इन चारों संख्या में जा रहा है, जी हाँ 4 और 6 में। 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3। 3 में नहीं जा रहा है, 3 का 3। 4 में 2 का भाग 2 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है, जी हाँ 2 में जा रहा है ना, तो वापस 2 का भाग देना आपको। 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3। वापस 3 का 3। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 का 3। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है, जी नहीं, किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है पूरा। तो अगली संख्या 2 से अब अगली संख्या कौन सी अभाज्य संख्या होगी, सोचो। 3, बिल्कुल। 3 क्या है, अब 3 का भाग देना। 3 का भाग 3 में 1 बार। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 में 1 आए। 3 का भाग 3 में 1 बार। अब ये आपको यहीं तक हल करना है। अब ये आपकी क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड। इन संख्याओं का क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड। इनको आपको क्या करना है, गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह हल करो। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। इस तरह 3 6 8 12 का एलसीएम क्या हुआ, 24। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगली संख्या एक आप खुद निकालो, 8 4 6। इनका आप खुद ट्राई करो, इसका एलसीएम क्या करो। आप वीडियो पॉज करो। आई होप आप सबने निकाल लिया होगा। चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। हमको इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी जिसमें इन तीनों संख्या में भाग चला जाए, 2, बिल्कुल। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है किसी एक संख्या में भी, ये 4 और 2 में जा रहे हैं, तो 2 का भाग देना है। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार। 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 का 3 लिख दो। वापस 2 का भाग जा रहा है, जी हाँ 2 में जा रहा है ना, तो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 1। 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का 3। क्यों वापस 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3। 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, हम 3 का भाग देंगे। 1 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का 3 में 1 बार। आपको यहीं तक हल करना है। अभी आपको इनको क्या करना है, ये गुणा करना है। आप सिर्फ क्या करना है, गुणा। इनको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दुआ 8, 8 दिया 24। इस तरह 8 4 6 का एलसीएम क्या हुआ, 24, बिल्कुल। आई होप आप सबका आंसर आ गया होगा। अब हम करेंगे एलसीएम। जी हाँ, क्या करेंगे, एलसीएम। ये हमने एलसीएम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, महत्तम समापवर्तीय। क्या होता है इसका पूरा नाम, महत्तम समापवर्तीय। महत्तम इसका मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। एलसीएम क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दी गई अन्य संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे 8 4 12। अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या 2 का भाग 8 में चला जाता है, बिल्कुल। 2 का भाग 4 में चला जाए, बिल्कुल। 2 का भाग 12 में चला जाता है, बिल्कुल। अब अगली 2 से बड़ी संख्या 3 नहीं हो सकती, हो सकती है। 3 का भाग 8 में जाता है, नहीं जाता, तो 3 ये नहीं हो सकती, यानी तीनों में जाने चाहिए। तो 3 से बड़ी 4। क्या 4 का भाग 8 में जाता है, जी हाँ 2 बार। 4 का भाग 4 में जाता है, 1 बार जाता है। 4 का भाग 12 में जाता है, 3 बार।
4 से बड़ी देखो बाई बड़ी संख्या 2 2 5, क्या 5 का भाग जाता है 8 में? नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकती। 6 का भाग 8 में जाता है तो नहीं जा सकता है। अगली सोच 9, 9 का नहीं जाता है। 8 का भाग 8 में जाता है बिल्कुल, लेकिन 8 का भाग 4 में नहीं जाता, तो ये 8 में नहीं होगी। तो सबसे बड़ी आपकी एचसीएफ क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4 होगी। लेकिन 2 का भी जाता है, लेकिन 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 4, क्योंकि 4 का भाग 8 में भी जाता है, 4 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 4। इस तरह परिभाषा क्या होगी ये आप लिख सकते हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई अन्य संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो संख्या क्या होगी आपकी? एचसीएफ, यानी महत्व समापति। जैसे 10, 8, 12, इसका एचसीएफ ज्ञात करें। इसको यानी आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड शोधना है। इनका आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अलग अलग संख्याओं का आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 10 का करते हैं। 10 का देखो, 10 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, बिल्कुल। 2 का भाग 10 में जाता है, यस 5। क्या वापिस 2 का भाग 5 में जाता है पूरा? नहीं जाता। तो 2 से अगली अभाज्य संख्या 3, 3 का भी भाग नहीं जाता है, तो 2, 3 से बड़ी अभाज्य 5। क्या 5 का भाग 5 में जाता है? जी हाँ 1। तो ये आपकी इसका गुणनखंड हो गया 10 का। अब हम वैसे ऐसे ही हम 8 का करेंगे। 8 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग 2 का जाता है। 2 का भाग 8 में 4 बार। क्या 2 का भाग 4 में वापस जाता है? जी हाँ 2 बार। क्या 2 का वापस जाता है? 1 बार। इस तरह 8 का अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 2 2। अब इसी तरह 12, 12 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसका भाग जाता है? सोचो 2, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। वापस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 में क्या 2 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो वापस 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार। अब हमने 10, 8 और 12 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो अब हम तीनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड शोधेंगे। क्या होदेंगे? तीनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंडन खोजेंगे। जैसे 2, 10 का अभाज्य गुणनखंड में आता है 2 अभाज्य। 2 यहाँ पर है, क्या 2 यहाँ पर है, क्या 2 यहाँ पर, यानी इन तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा हुआ? 2। अब अगली संख्या देखो 5, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये इनका एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ 2, यानी 10, 8, 12 का एचसीएफ 2 होगा। आपको समझ में आया होगा? चलो एक और बता देता हूँ, आपको वापस समझ में बता दो। 4, 8, 12 इसका करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। सबसे पहले हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हम अभाज्य यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देना बार बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। वापस 2 में 2 का भाग कितनी बार? 1 बार। अब 8, 8 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 4 बार। क्या 4 में वापस 2 का भाग जाता है? जाता है। क्या 2 का भाग वापस 2 का जाता है 8 में? यस 1 बार 2 में। हम 12 का क्या करेंगे? क्या करेंगे? 12 का 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार। क्या 3 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 में कौन सी संख्या भाग देंगे? कौन सी संख्या भाग देंगे? 3 का। इस तरह ये इनका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब इन तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणन का उभयनिष्ठ शोधना, यानी हमें एक कॉमन संख्या पता करनी है। क्या 2 यहाँ पर है? यस। 2 यहाँ पर है? यस। 2 यहाँ पर है? 2, यस। तो हम 2 ले लेंगे, पहले 2 ले लेंगे। अब अगली संख्या देखते हैं। 2 यहाँ पर है? यस। 2 यहाँ पर है? यस। 2 यहाँ पर है? यस। अगली संख्या हो देंगे गुणा कर, इंटू लगा कर 2 लिख देंगे। क्या 2 यहाँ पर है? नहीं है, तो 2 यहाँ पर है? यस है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह इसका हम 2 कॉमन, यहाँ पर हमें 2 कितने फैक्टर कॉमन मिले? 2 कॉमन फैक्टर मिले। 2 यहाँ पर 2 2 2 2 2, इसलिए 2 × 2 4। 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा? 4, यानी 4 वह बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्या में पूरी तरह विभाजित कर दे। ये आपका एचसीएफ हुआ। अगली संख्या आप खुद करो।
इसका आप निकालो 6, 12, 18। इसका एलसीएम निकालो आप। एलसीएम तो हम एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं और एचसीएफ पर हम अलग अलग संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसका निकालो एलसीएम। चलो आपने निकाला, कोशिश की होगी, चलो हम निकाल लेते हैं। यानी हम अलग अलग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला 6, 12 और 18। 6 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग कौन सी होगी? 2। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या 3 में वापस 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो सबसे अगली अभाज्य संख्या 3। 3 का भाग 3 यहीं पर पूरा जाता है। ठीक है, अब 12 हम देंगे। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है? जी हाँ, 6 में 2 का भाग 3 बार। क्या वापस 2 का भाग नहीं जा रहा? तो अगली 3 का भाग देंगे यहाँ तक। अब 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है? नहीं। तो 9 में किसका भाग देंगे? 3 का, 3 बार। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, यहीं तक। अब हम क्या हो देंगे? अब हमें पता करना है कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों में कॉमन संख्या ढूंढनी है। क्या 2 यहाँ पर है? जी हाँ, 2 यहाँ पर है। हाँ, 2 यहाँ पर है, तो 2 ले लेंगे हम। अब हम 2 मिल गए हमें। अब अगली संख्या को पता करेंगे। 3 यहाँ पर है, यस। 3 यहाँ पर है, यस। क्या 3 यहाँ पर है? यस। ठीक है, तो इंटू लगाकर 3 लिख देंगे। क्या अगली संख्या यहाँ पर नहीं है? तो इसका एलसीएम यही होगा। 2 × 3 कितना होगा? 6। 6 इन तीनों संख्या को क्या होगा? एलसीएम। आई होप आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे, एलसीएम और एचसीएफ समझ गए होंगे, है ना। पहले हम एलसीएम निकाले थे, उसके बाद एलसीएम। अब एक नोट लगा कर लिखो। क्या लिखाना है? नोट। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणन उन संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जी हाँ, बराबर होता है। यानी दो संख्या को गुणा और उनकी इन दोनों संख्याओं की एलसीएम एचसीएफ को गुणा बराबर होगा। जैसे दो संख्या ले लेते हैं हम, 4 और 8। 4 और 8, इनका पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं। 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 4, 8 का एलसीएम एक साथ निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का बजा देंगे। 4 में 2 का भाग 2 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, वापस 2 का भाग जा रहा है। 2 में 2 का भाग 1 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, वापस 2 का भाग जा रहा है। 1 में 1 2 भाग 1 बार। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? एलसीएम इसका क्या होगा? 2 × 2 × 2 कितना हुआ? 8। 8 क्या इसका क्या होगा? एलसीएम, क्योंकि 8 में 4 और 8 दोनों का भाग जा रहे हैं। 8 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको अन्य दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अब 4, 8 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ, इनका अलग अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार, 8 में 2 का भाग 2 बार, वापस 2 में 2 का भाग 1 बार। अब हम कॉमन फैक्टर हो देंगे। क्या 2 यहाँ पर है? यस। 2 यहाँ पर है? बिल्कुल। 2 यहाँ पर है? बिल्कुल। 2 यहाँ पर है? यस। तो हम 2 × 2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी 4 और 8 का एचसीएफ क्या हुआ? ये एचसीएफ हो गया। ये एलसीएम एचसीएफ, यानी 4, 8 का एचसीएफ 4। 4 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4, 8 को विभाजित कर देते हैं। 8 वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 8 दोनों से विभाजित हो जाती है। यानी 8 तो इन दोनों से विभाजित हो जाती है और 4 इन दोनों को विभाजित कर देती है। यही अंतर है एलसीएम और एचसीएफ में। अब हमने क्या पता किया था? हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी? किन्हीं दो संख्या को गुणा, यानी हमने 2 संख्या ली ना, 4 और 8। 4 और 8 का गुणा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना हुआ? क्या बराबर हुआ? 8 और एचसीएफ 4। इनका आपस में क्या हुआ? बराबर हो गया। 4 × 8 32, 8 चौक 32। ये पता चल गया ना। किन्हीं दो संख्या को गुणा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यस, ये आप कोई भी 2 संख्या ले लो, उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। चलो एक और करवा देता मैं। 12 और 8 का देखते हैं।
सबसे पहले 12 और 8 का एलसीएम याद करो। क्या करोगे? एलसीएम। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देना। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 8 में कितनी हो जाएगा? 4 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, वापस 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है लेकिन 2 में जा रहा है। अगली संख्या 3 का भाग जा रहा है। अब इनका एलसीएम क्या होगा? इनका गुणा कर ले दो, यानी इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कर ले दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दिया 24। ये आपका एलसीएम आ गया। अब हम इनका 12 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? जी हाँ, 6 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। अब 8 का निकाल लेते हैं भाज्य गुणनखंड। 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। अब हम इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन फैक्टर्स खोजेंगे। 2 यहाँ पर है, बिल्कुल 2 यहाँ पर है, 2 लगा लो। 2 यहाँ पर है, बिल्कुल 2 यहाँ पर है, तो गुणा लगाओ 2। 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ नहीं, 3 नहीं लेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था? किन्हीं दो संख्याओं का गुणा। कौन सी 2 संख्या थी? 12 और 8। 12 गुणा 8, उनकी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम कितना आया था? 24 और एचसीएफ 4। ये क्या होगा? बराबर होगा। गुणा करके देखो, 12 8 96, 24 चौकू 96। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। इस तरह हम क्या कहते हैं? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी होगी अब हम आज यहीं पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम प्रश्न इस प्रश्नावली के प्रश्न कल करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सबसे पहले हम वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कौन कौन संख्या पढ़ी? प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या पढ़ी, भाज्य संख्या पढ़ी, अभाज्य पढ़ी, परिमेय संख्या पढ़ी और अपरिमेय संख्या पढ़ी और वास्तविक संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो +1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और धनात्मक अंत की ओर चलती है। पूर्णांक सभी प्राकृत पूर्ण संख्या या ऋणात्मक धनात्मक संख्या को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होगी आपकी? पूर्णांक संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा भाग चला जाए वो कौन सी होगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या दूसरी भारी संख्या भाग नहीं जाता वो कौन सी होगी? अभाज्य। ये देखो, एक न तो भाज्य होगी न ही अभाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। परिमेय संख्या जिन संख्या को p/q क्रम में लिखा जा सकता है वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या, जैसे 2/3। अपरिमेय जिन संख्या को p/q क्रम में नहीं लिख सकते वो क्या होगी? अपरिमेय, जैसे √2, √3, √7, ये आपकी अपरिमेय होगी। अब इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या 2 प्रकार होती है, परिमेय और परिमेय। और आज इस वीडियो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। क्या सीखा? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापत्ति। एलसीएम होती है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो अन्य दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी 20 इसका एलसीएम। तो 20 में 2 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए और 5 का भी चला जाता है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ी? एचसीएफ। क्या पढ़ा था? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापत्ति, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर। 4 इसका एचसीएफ क्या होगा? 4 का भाग 8 में भी चला जाता है, 4 में भी चला जाता है और 12 में, यानी एचसीएफ तो वो एक संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करते हैं। और एलसीएम दी गई संख्याओं से वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, यही इसमें अंतर है। और हमने और क्या पढ़ा था? किन्हीं दो संख्याओं का गुणा उन संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध करके देख लिया ना। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। कल हम इस प्रश्नावली के प्रश्न क्वेश्चन करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे कल। और उसके बाद हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।